हेलो 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 हेलो। एम आई ऑडिबल और विजिबल? हेलो, मेरी ऑडियो प्रॉपर आ रही है? वीडियो मेरा क्लियर है? चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत दिन हो गए कुछ लाइन कहे हुए, तो आज कह देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जली को आग और बुझी को राख कहते हैं। कहते हैं कि जली को आग और बुझी को राख कहते हैं, और जिस पर्सन से बायोलॉजी का क्वेश्चन खुद डरे, जिस पर्सन से बायोलॉजी का क्वेश्चन खुद डरे, उसी आशुतोष सर को बायोलॉजी का बाप कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, हम अपना आज का सेशन, जहां पे हम करने वाले हैं जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, स्मार्ट लग रहा हूं ना? चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। ओके, ठंड बहुत ज्यादा है। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है भाई साहब, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 के जेनेटिक्स में टोटल आपके 3 चैप्टर थे, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड तीसरा चैप्टर था एवोल्यूशन। तो आज हम पहला चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और एक बात और कि जो यहाँ पे रिव्यू से मुझे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि एवरेज जो व्यू का ड्यूरेशन जा रहा है वो सिर्फ कुछ मिनट, यानी कि 7 से 8 मिनट, यानी कि अब 1 घंटा का जो आपका अप्रोक्स 1 घंटा का जो आपका लेक्चर होता है, 1 घंटा का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाता हूं, उसमें से शायद 4, 5, 6, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पूरा लेक्चर अटेंड करते हैं। बाकी ऑलमोस्ट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, 2-4 मिनट देख करके छोड़ देते हैं। ठीक है, पहले भी आपको बोला हुआ था, आप ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम पास आ ही गया है। पढ़ना हो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़िए। फेल हो गए दोबारा फिर आओगे, और उस टाइम एक ही लेक्चर को, अभी एक लेक्चर को 1 घंटा नहीं देख पा रहे हो, सिर्फ 7 से 8 मिनट देख पा रहे हो। अगले साल जो फेल होके आप आओगे ना, तो अगले साल आप वही लेक्चर को 2-2 बार 3-3 बार देखोगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। देखिए का जो पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भाई साहब क्या कह रहे हैं, जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज। ठीक है, याद कीजिए मैंने बताया हुआ था कि मेंडल ने 2 क्रॉस करवाया हुआ था। मेंडल जो क्रॉस करवाए हुए थे, एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं जिसमें उन्होंने एक ही कैरेक्टर के बीच क्रॉस करवाया हुआ था। ठीक है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल 2 लॉ दिए हुए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम, तो आंसर आप लोग को मैंने बता ही दिया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्लियर? अगला है मेंडल प्रोपोज्ड। मेंडल ने क्या प्रपोज किया हुआ था? क्या मेंडल लिंकेज का लॉ दिए हुए थे? नहीं। क्या इन्होंने 10% एनर्जी लॉ दिया हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कौन सा लॉ दिए हुए थे? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। किनको जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है? वो थे भाई साहब हमारे मेंडल। ठीक है, बहुत ज्यादा अब क्या करेंगे, हल्का सा स्पीड बढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन ऐसा होगा रटने वाला उसको सीधा करते हुए चलेंगे, जहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना होगा वहां पे उसको उसी तरीके से बताएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली देखिए, अल्टीमेटली मेरा जो एम है कि कैसे भी करके जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनका 85 to 90 प्लस मार्क्स आए, जो एवरेज वाले हैं एटलीस्ट उनका भी 80 प्लस मार्क्स आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है भैया?
प्लियोट्रॉपी में मैंने आपको बताया हुआ था कि प्लियोट्रॉपी किसको बोलते हैं, जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसी को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। और इसका एग्जांपल मैंने आप लोग को बताया हुआ था फेनाइलकीटोनुरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेंडल सेलेक्टेड। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस चीज को सेलेक्ट किया हुआ था, गार्डन पी को। और गार्डन पी का बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या था, पाइसम सैटिवम। क्लियर है बॉस। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अगला है क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन नंबर 6। एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज, मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन क्या था। ठीक है, मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन क्या था भैया, ये तो इंसेप्शन था, मतलब इन्होंने लॉ तो दिया ही हुआ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो भैया ये तो था। क्लियर, ये एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैस, भैया ये भी था। और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने इधर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में भी बताया था। तो किसके बारे में वो नहीं बताए थे, वो था लिंकेज। और इस लिंकेज के बारे में कौन बताए हुए थे, टी.एच. मॉर्गन। ये बात याद रखिएगा। तो अपना यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, लिंकेज। ठीक है, अगला, द फिनोटाइप रेशियो फॉर F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब मैंने क्या बताया हुआ था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों में से कोई कैरेक्टर अपने दोनों में से कोई भी जीन अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने क्या बताया हुआ था, नॉर्मली मैंने बताया हुआ था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो था वो था 3:1, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो था वो था 1:2:1। लेकिन जब मैंने आपको बताया हुआ था उसका एक्सेप्शन, जब एक्सेप्शन है भैया तो वो उसको फॉलो थोड़ी ना करेगा, यदि इसको फॉलो करता तो वो एक्सेप्शन होता ही नहीं, वो इंसेप्शन होता। तो और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने बताया हुआ था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए, फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम था, 1:2:1, 1:2:1। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो कितना, 1:2:1। ठीक है जी, क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन, विच वन इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो इनमें से क्या है, सामने में अभी मैंने बताया 3:1। ठीक है, 3:1। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। चला आगे बढ़ा जाए। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB की यदि बात करेंगे तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा भैया, इसका जीनोटाइप हो जाएगा IA/IB। और यहां पे क्या होता है, यहां पे एंटीजन तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग ऑलमोस्ट टाइम ये पूछता रहता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इन ह्यूमन। क्वांटिटेटिव ट्रेट का मतलब क्या है, यहां पे फोकस क्वांटिटी पे है, यहां पे फोकस क्वालिटी पे नहीं है। एक मैंने क्या बताया हुआ था, प्लियोट्रॉपी में मैंने बताया हुआ था कि एक जीन जब एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। और ये जो क्वांटिटेटिव ट्रेट है इसको बोला जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको बोला जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब कि यहां पे ज्यादा जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या फिर बोले तो
क्वांटिटेटिव ट्रेट, और इसका एग्जाम्पल था स्किन कलर। ठीक है, अपने लोग के बॉडी का जो स्किन कलर होता है वो क्वांटिटेटिव ट्रेट के अंदर आता है। ठीक है, क्वालिटी के अंदर नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। जो जीन, इसी जीन को ना केमिकली हमने नाम दिया हुआ डीएनए, है ना। तो जीन का जो अलग अलग रूप होता है उस रूप को क्या बोलते हैं? तो उस रूप को बोलते हैं एलील। ठीक है जी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, जब एक जीन पेयर दूसरे जीन पेयर के इफेक्ट को हाइड कर दे, इसको क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं एपिस्टेसिस। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। ठीक है बॉस, एपिस्टेसिस। अगला है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग शो। एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, देखिए ब्लड ग्रुपिंग दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्लास 11th में मैंने पढ़ाया हुआ था। एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, है ना, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। दूसरा होता है आरएच ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा या फिर बी होगा या फिर एबी होगा या फिर ओ होगा। और आरएच ग्रुपिंग में क्या, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव वाला ए प्लस ए माइनस, बी प्लस बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो यहां पे इसकी बात नहीं कर रहा है, यहां पे बोल रहा है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या शो करता है। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की यदि बात करेंगे तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एक तो डोमिनेंस शो करता है। कैसे डोमिनेंस शो करता है? जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में मैंने बहुत सारा जीनोटाइप लिखा हुआ था। एक एग्जांपल ले लेता हूं कि IOIA, यहां पे क्या है, यहां पे ये वाला जो है ये इसके प्रभाव को क्या कर रहा है? हाइड कर रहा है, यानी कि छुपा रहा है। ठीक है, मतलब कि यहां पे डोमिनेंस शो हो रहा है, पहला बात। दूसरा बात कि यहां पे बहुत सारे एलील बनते हैं। ठीक है, तो जब यहां पे बहुत सारे एलील बनेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाले में, तो यहां पे क्या शो होगा? यहां पे शो होगा मल्टीपल एलेलिज्म। क्लियर? और तीसरा, ये तो दो हो गया, और तीसरा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ही एक ब्लड ग्रुप होता है एबी। ठीक है, एक ब्लड ग्रुप होता है एबी, और इसका यदि हम जीनोटाइप लिखेंगे तो ऐसे होता है IAIB। इसमें क्या हो रहा है? इसमें दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं? यहां पे क्या हो रहा है, यानी कि यहां पे दोनों का प्रभाव दिख रहा है, ए का भी और बी का भी। मतलब कि यहां पे ये क्या शो कर रहे हैं? यहां पे ये शो कर रहे हैं को डोमिनेंस। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए क्या है। ऑप्शन में एक तो मल्टीपल एलील वाला भी है और को डोमिनेंस वाला भी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी में है बोथ बी एंड सी। सो हियर द आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है ये भाई साहब, क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि क्वेश्चन यहां पे कह रहे हैं अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ, कोई बच्चा है, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, हैज बी ब्लड ग्रुप टाइप ऑफ फादर, और उसके फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। ठीक है, तो उसके फादर के ब्लड ग्रुप का टाइप क्या होगा? ठीक है, तो उसके फादर के उसका जो फादर है उसका जो ब्लड ग्रुप है उसका जीनोटाइप क्या होगा? IA हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां पे ए का कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है,
दोनों IO नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे एक B का भी चर्चा है। मतलब कि ऑप्शन या तो ये होगा या फिर ये होगा। यदि हम ये वाला लेते हैं IB, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बच्चा का ब्लड ग्रुप है वहां पे O नहीं होगा, तो ये भी नहीं, तो बचा ऑप्शन नंबर कौन सा, BIO-IB। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। यहां पे बोल रहा है जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड। लोकस का मतलब मैंने आपको क्या बताया हुआ था, लोकस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, जैसे मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम है, ये मैंने आधा ही बनाया है, ठीक है। ऐसे होता है ना ये वाला, मैंने ऐसे नहीं बनाया, मैंने हाफ ही बनाया है। तो क्रोमोसोम में एक आर्म होता है छोटा, तो इस आर्म को बोलते हैं पी आर्म, राइट। मैंने बताया हुआ था पी का मतलब पेटाइट, और पेटाइट का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है। अब चूंकि पी इसका नाम है, इसीलिए इस वाले आर्म का नाम दे दिया क्यू आर्म, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ठीक। और मैंने बताया हुआ था कि क्रोमोसोम के जिस लोकेशन पे, जिस स्पेसिफिक लोकेशन पे जीन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं लोकस। जैसे ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में यहां पे क्या है, यहां पे जीन प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे जीन प्रेजेंट है। ये रहा यहां पे जीन ए और ये रहा जीन बी। तो ये जो है ना भैया, ये दोनों लोकेशन, ये दोनों स्पेसिफिक लोकेशन को बोलते हैं लोकस या फिर लोकाई, ठीक है, क्लियर। तो जब सेम लोकस पे ज्यादा जीन प्रेजेंट होंगे लेकिन एक्सप्रेशन अलग अलग दिखा रहे होंगे, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलील, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Which blood group is called universal donor? यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है। सारे ब्लड ग्रुप वाले सभी को ब्लड नहीं दे सकते, ये बात याद रखिएगा। कभी भी ए ग्रुपिंग वाला बी वाले को नहीं दे सकता है, ना ही बी वाला ए को दे सकता है, ठीक है। वहां पे जब भी ब्लड दिया जाता है, जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है, तो उस टाइम ब्लड ग्रुपिंग और साथ ही साथ HIV टेस्ट कंपलसरी होता है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पे पहले तो मैच करवाया जाता है, उसके बाद ब्लड डोनेट किया जाता है, किसी पेशेंट को ब्लड दिया जाता है, क्लियर। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज दोनों ब्लड मिल जाएंगे, उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। बट एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कि सबको खून दे सकता है, और वो होता है ब्लड ग्रुप O, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर होता है ब्लड ग्रुप O, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है AB। यानी कि ये जो AB है ये सबको खून दे नहीं सकता है, लेकिन सबसे खून ले सकता है, ठीक है, ओके। अगला, ह्यूमन ब्लड ग्रुप O हैज, जो मानव का जो ब्लड ग्रुप O है, इस O वाले के पास, O वाले के बारे में बताइए यहां पे क्या बोल रहा है। उसमें बताया हुआ था मैंने कि एंटीबॉडी वहां पे एब्सेंट था, यहां पे एंटीजन एब्सेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। द फिनोटाइपिक रेशियो इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं, मेंडल जो क्रॉस करवाए हुए थे डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब दो कैरेक्टर के बीच क्रॉस करवाया जाता है, जब दो कैरेक्टर के डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, उसी को बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। और डाइहाइब्रिड क्रॉस का भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो कितना था 1:2:4:1:1:2:1:2, 12 24 12 121, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, और ये है 9:3:3:1, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। ZZZW
टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, देखिए जैसे जनरली की यदि बात करेंगे तो जनरली क्या होता है, जनरली जो सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है वो XX और XY वाला, जैसे अपने लोगों में होता है ना कि ह्यूमन फीमेल में XX और ह्यूमन मेल में XY। क्लियर। एक मैंने आपको बताया हुआ था XO टाइप, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगभग ऑलमोस्ट हर 1-2 साल के बाद बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछता है कि XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें देखने को मिलता है। तो ये मैंने बताया हुआ था ना आपको, ग्रास हॉपर मतलब कि टिड्डा, राइट। तो ग्रास हॉपर में देखने को मिलता है XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे ZW वाला टाइप है, ये देखने को कहां पे मिलता है भैया, तो ये देखने को मिलता है बर्ड में, यानी कि पक्षियों में। अब इनमें से देख लो पक्षी कौन सा है, स्नेल है, नो। कॉकरोच है, नो। ह्यूमन अपने लोग पक्षी हैं, नो। बर्ड सॉरी पिकॉक, पिकॉक एक बर्ड है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अपना करेक्ट। ठीक है बॉस, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बिना देरी किए हुए आते हैं, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, आ जाइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन, जो क्रोमोसोम के बीच जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, क्लास 11th साइटोलॉजी यूनिट, साइटोलॉजी का दूसरा चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब पता चल रहा है क्यों मैं कहता हूं कि 11th पढ़ना जरूरी है 12th के लिए। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉसिंग ओवर हमें किस फेज में देखने को मिलता है। याद कीजिए मैंने पढ़ाया हुआ था मियोसिस 2 प्रकार के, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 4 प्रकार के, प्रोफेज 1 सॉरी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 2 मियोसिस 2 2 प्रकार का, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो जो प्रोफेज 1 होता है ना, उसके अंदर जो 5 स्टेज थे उसमें से पैकीटीन वाले स्टेज में हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए अगला है क्रोमोसोम सॉरी ट्राइसोमी, यानी कि 2n+1 कॉजेज रिटार्डेशन इन चाइल्ड विच इज नोन एज। ठीक है, मतलब कि यहां पे क्या बोल रहा है, देखिए जैसे अपने लोगों में ह्यूमन में कितना पेयर क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। मैं यहां पे बना लेता हूं, एक 1 पेयर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। फर्स्ट से लेकर के 22 तक वाला क्या होता है, ऑटोसोम, जो नॉर्मल कैरेक्टर को देता है। और जो 23rd वाला होता है ये क्या होता है, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, यही आइडेंटिफाई करता है कि बेबी का जो सेक्स है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब 3 चीजें होती है, ये जो यहां पे नॉर्मल कंडीशन दिख रहा है ना इस टाइप का, इसको बोलते हैं बाइसोमी या फिर डाइसोमी। यदि एक ही होगा तो उसको बोलते हैं मोनोसोमी। ठीक है, और यदि 3 होगा तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। क्लियर। और मैंने बताया हुआ था कि जब 21वां क्रोमोसोम क्या होगा, जब 21वां क्रोमोसोम हो जाएगा यहां पे एक, यहां पे बढ़ जाएगा, यानी कि 2n+1 हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इसके कारण क्या होता है, जो बच्चे का उसका कैरेक्टर बताया हुआ था, ब्रॉड पाम हो जाते हैं, ठीक है, स्मॉल राउंडेड हेड हो जाता है, शॉर्ट स्टेचर, हाइट थोड़ी सी कम रहती है, फरोड टंग रहता है। ठीक है, तो ये सब, और उसमें अंडर डेवलप्ड गोनैड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारा मैंने बताया हुआ था एक सिंड्रोम में जिसका नाम था डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो 2n+1 जो होता है चाइल्ड में 21वें क्रोमोसोम पे, दैट इज डाउन सिंड्रोम। ठीक है,
वहीं यदि मान लीजिए कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम है इसमें यदि ट्राइसोमी हो जाए तो इसी को मैंने बताया हुआ था, इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और वहीं जो वहां पे 2 था यदि 1 हो जाए तो उसको बोलते हैं मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जिसका नाम था टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, याद रखिएगा ये। अगला है जीन फॉर हाइपरट्राइकोसिस हैविंग पिन्ना इज प्रेजेंट ऑन। ठीक है, हैविंग पिन्ना इज प्रेजेंट ऑन। फटाफट से इसका आंसर कीजिए, क्या बोल रहा है यहां पे बोल रहा है कि हाइपरट्राइकोसिस जिसको बोलते हैं, जिसके पास पिन्ना प्रेजेंट होता है, इसके लिए जो जीन है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पे नो, सेक्स क्रोमोसोम पे नो, वाई क्रोमोसोम पे यस। ठीक है, अगला है मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज, जो वेरिएशन आता है यानी कि स्पेशीज के बीच जो हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, उनका मेन सोर्स क्या होता है? मेन सोर्स होता है एक तो म्यूटेशन, यानी कि जीन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाएगी तो हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, और दूसरा होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उसके कारण भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यहां पे आपके ऑप्शन में एक में दिया हुआ है म्यूटेशन, तो अपना यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूटेशन। क्लियर है बॉस? चले आगे बढ़े। ओके, आइए आगे। अगला है टर्नर सिंड्रोम विल कंटेन हाउ मैनी क्रोमोसोम। मतलब कि यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि जो टर्नर सिंड्रोम है इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे। मैंने बताया हुआ था ना, टर्नर सिंड्रोम किसको बोलते हैं? मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक ही रह जाएगा। तो जनरली होता है अपने पास 46, एक कम हो गया तो 46 - 1 मतलब 45। तो यहां पे कितना हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 45। क्लियर है बॉस? क्लियर है? चलिए, ओके ओके ओके, अगला चलते हैं हम। अगला है अपना यहां पे क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन यहां पे करते हैं। ये क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन यहां पे कह रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू व्हिच टाइप ऑफ डिजीज। मतलब कि जो सिकल सेल एनीमिया है इनमें से किस प्रकार का डिसऑर्डर है? क्या ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है? नो। क्या ये डेफिशिएंसी डिजीज है, यानी किसी चीज की कमी के कारण होता है? नो। क्या हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के कारण होने वाला ये डिजीज है? नो। तो ये कैसा है? यह है ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? ये है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इनमें से क्या शो करता है? फटाफट से आंसर कीजिए। सिकल सेल एनीमिया इनमें से क्या शो करता है? जब मैंने पढ़ाया हुआ था कि मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे लॉ दिया हुआ था उसके 3 एक्सेप्शन थे भैया। वो एक्सेप्शन कौन कौन से थे? तो एक्सेप्शन नंबर 1, पहला जो एक्सेप्शन था वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा एक्सेप्शन कोडोमिनेंस। तीसरा एक्सेप्शन प्लियोट्रॉपी। जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको प्लियोट्रॉपी जीन कहते हैं। और प्लियोट्रॉपी जीन में ही मैंने एग्जाम्पल बताया हुआ था सिकल सेल एनीमिया। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है? अ नॉर्मल विजन मेल होज फादर इज कलर ब्लाइंड। ठीक है, एक यहां पे बोल रहा है कि एक फीमेल है, नॉर्मल विजन्ड फीमेल है जिसके फादर कलर ब्लाइंड हैं। मतलब कि उसके पापा को कलर ब्लाइंड था। कलर ब्लाइंड किसको बोलते हैं? वैसा बीमारी जिसमें क्या होता है कि कोई पर्सन लाल और हरे रंग के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो एक नॉर्मल विजन वाला फीमेल जिसके पापा क्या थे? कलर ब्लाइंड।
उस लड़की का शादी होता है एक नॉर्मल विजन यानी कि बिल्कुल नॉर्मल मेल से, ठीक है, तो क्या चांस होगा उसके बेटे और बेटियों का कलर ब्लाइंड का? ठीक है, चलिए यहां पे क्या बोल रहे हैं भाई साहब, यहां पे बोल रहे हैं कि एक लड़की है जो कि नॉर्मल है लेकिन उसके पापा को कलर ब्लाइंड था। अब मैंने बताया हुआ था ना आपको कि पापा को जो कलर ब्लाइंड कि मैंने ये बताया हुआ था कि ऑपोजिट सेक्स में क्या होता है, ऑपोजिट सेक्स में ये इनहेरिट होता है, यानी कि यदि फादर को कलर ब्लाइंड है तो उसकी बेटी के पास भी कलर ब्लाइंड वाला जीन होगा, ठीक है, और यदि मदर को कलर ब्लाइंड है तो उसके बेटे को भी कलर ब्लाइंड वाला जीन होगा, मतलब कलर ब्लाइंड होगा, यानी कि ऑपोजिट सेक्स में क्या होता है, यहां पे इनहेरिट होता है, फादर से डॉटर में आता है और मदर से सन में आता है। क्लियर? तो उसके पापा हैं कैसे, पापा हैं उसके कलर ब्लाइंड, और लड़की कैसी है, लड़की है नॉर्मल। अब नॉर्मल भी, नॉर्मल का मतलब यहां पे कलर ब्लाइंड नहीं है लेकिन उसके पास कलर ब्लाइंड वाला जीन है। अब देखिए गौर से समझिएगा इस चीज को, यदि मान लो कि मैं नॉर्मल मेल की हम बनाता हूं, ठीक है, नॉर्मल मेल का मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं, तो नॉर्मल मेल में क्या होता है, नॉर्मल मेल का फॉर्मूला XY, ठीक है, और कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल में क्या होता है XCY, राइट, ये फॉर्मूला फीमेल मेल के लिए। फॉर फीमेल, फीमेल के कंडीशन में यदि वो नॉर्मल है तब क्या लिखते हैं हम XX, यदि कलर ब्लाइंड फीमेल है, सॉरी कलर ब्लाइंड यदि फीमेल है तब हम क्या लिखते हैं XC, यदि मान लीजिए कि कैरियर है, कैरियर फीमेल है मतलब कि XCX, ठीक है। कैरियर का मतलब क्या होता है, कैरियर का मतलब होता है कि लड़की बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उसके पास एक कलर ब्लाइंड वाला जीन है, यानी कि उसके अगले जनरेशन में उसके बेटे को जरूर होगा। अब आप बोल रहे होगे कि सर मेल में कैरियर वाला क्यों नहीं है, तो मैंने आप लोग को बताया भी हुआ था कि मेल के पास जो Y क्रोमोसोम होता है Y वाले पे ये जीन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए मेल में कैरियर वाला सिचुएशन नहीं आता है, लेकिन फीमेल में कैरियर वाला सिचुएशन आता है, ठीक है, फीमेल में कैरियर वाला सिचुएशन आता है। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लड़की के पापा को कलर ब्लाइंड था, मतलब कि लड़की के पास क्या है, लड़की के पास कलर ब्लाइंड वाला जीन है, बट यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो जो लड़की है उसका विजन बिल्कुल ओके है, मतलब कि उस फीमेल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा XCX। क्लियर? और उसने नॉर्मल विजन वाले मेल से शादी किया यानी कि XY, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्रॉस करवा के देखते हैं, तो जब ये XC इसके साथ मिलेगा तो XCX, जब ये XC इसके साथ मिलेगा तो XCY, जब ये इसके साथ मिलेगा तो XX, और जब ये इसके साथ मिलेगा तो XY। मतलब कि यहां पे क्या होगा भैया, यहां पे क्या होगा, यहां पे 50% बेटा और बेटी कैसे होंगे, बिल्कुल नॉर्मल होंगे, ठीक है। और बेटी की यदि बात करेंगे तो बेटी तो पूरी की पूरी नॉर्मल ही है, बेटी को कोई दिक्कत नहीं है, एक बेटी कैरियर है बट वो तो नॉर्मल में काउंटिंग आता है, ठीक है। तो बेटी जो है, बेटी की यदि बात करेंगे तो बेटी क्या है भैया, बेटी है बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, बेटी है बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन 50% जो बेटा है यानी कि 2 में से 1 बेटा जो है इसको कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शंस हम देखते हैं, ऑप्शंस हम देखते हैं, ये छप गया आपके दिमाग में और साथ ही साथ आपके नोटबुक में। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 50% यानी कि 1 बेटा और 1 बेटी तो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, अब सॉरी, और 1 कैरियर मतलब ये भी नॉर्मल, तो उनकी बेटी जो है, बेटी पूरी की पूरी नॉर्मल होगी, किसी भी बेटी को कलर ब्लाइंड नहीं होगा, लेकिन 2 में से 1 बेटा को कलर ब्लाइंड होगा,
ठीक है, 2 में से एक बेटा को कलर ब्लाइंड होगा। तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन यहां पे जब देखेंगे तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यहां पे है पहला, सॉरी एक ऑप्शन देखिए डी वाला, ऑल सन नॉर्मल, सारा का सारा बेटा नॉर्मल, नो, तो डी वाला तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। बी वाला ऑप्शन है 50% सन कलर ब्लाइंड एंड 50% डॉटर कलर ब्लाइंड। भैया डॉटर यानी कि बेटी को कलर ब्लाइंड यहां पे होगा ही नहीं, ठीक है, बेटी को यहां पे कलर ब्लाइंड यहां पे होगा ही नहीं, तो अपना ये ऑप्शन भी गया। बी नंबर ऑप्शन देखिए, 50% सन जो है वो कलर ब्लाइंड और 50% बेटी नॉर्मल। बेटी 100% नॉर्मल है, बेटी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो मतलब कि तीसरा ऑप्शन भी गया। तो एक जो यहां पे पहले ऑप्शन में ही था, ये पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था भैया, ये ऑप्शन यहां पे बोल रहा था ऑल डॉटर्स विद फिनोटिपिकली नॉर्मल विजन, यानी कि सारी की सारी बेटियां नॉर्मल है, ठीक है, और कलर ब्लाइंड वाला सन कितना, तो यहां पे 50 होगा, ठीक है। तो कलर बेटे में यदि बात करेंगे तो जो 2 बेटा था उसमें से एक बेटा को कलर ब्लाइंड था, तो यहां पे अपना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे, ये क्या बोल रहा है भाई साहब, तो ये क्वेश्चन अगला बोल रहा है द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अभी जो मैंने बताया हुआ था चाइल्ड में जो होता है 21वें क्रोमोसोम में यदि ट्राइसोमी हो जाती है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और मैंने बताया हुआ था कलर ब्लाइंड किसको बोलते हैं, कलर ब्लाइंड जिस पर्सन को हो जाता है वो पर्सन लाल और हरे रंग के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, क्लियर, वो लाल और हरे के बीच में अंतर वो स्पष्ट नहीं कर पाता है। और जो एक कैरियोटाइप है 2n+1 या फिर 2n+2, इसको क्या बोलते हैं, तो एन्यूप्लॉइडी, क्लियर, तो इस बात को याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन है उसमें हमने आज टोटल 30 क्वेश्चंस किए, याद रहे ये जेनेटिक्स हम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ही दिन में पूरा करेंगे तो करने को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होगा ऊपर से जाएगा, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, आपने भी जो अच्छे स्टूडेंट है उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, ठीक है, आराम से करेंगे, अच्छे बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए अभी भी समय है, आराम से हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम से बहुत पहले तक हम इस ऑब्जेक्टिव वाले सेशन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक, और सुंदर सा अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, बाय बाय गाइस।